हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो बुक है यूथ की इंकाउंट राउंड वाली, इसी के प्रैक्टिस सेट का हम आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने अभी तक आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 32 तक के सारे सेट करवा दिया था और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है। दोस्तों, क्लास ए टाइप के लिए अग्नि के लिए जो ईंधन होता है वो होता है काष्ठ, कपड़ा और कागज। इससे जो लगी आग होती है ना, ये क्लास ए के अंतर्गत आती है। दोस्तों, आग के लिए ईंधन का चयन निम्न प्रकार किया जाता है। जैसे क्लास ए टाइप में कागज, लकड़ी, प्लास्टिक आदि से लगी आग जो होती है, ये क्लास ए के अंतर्गत आती है। क्लास बी टाइप की बात करें तो तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो तेली पदार्थ होते हैं ना, इनसे लगी आग जो है ये क्लास बी के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार क्लास सी की बात करें तो प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन या गैस के रूप में जो आग लगती है ना, ये क्लास सी के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार क्लास डी की बात करें तो धातुओं के द्वारा लगी आग, बिजली की आग, ये सभी जो है क्लास डी के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ग बी में डैश से लगी आग आती है। दोस्तों, वर्ग बी की बात करें तो अभी हमने बताया तरल पदार्थों से, किससे? तरल पदार्थों से लगी आग जो है ये वर्ग बी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एएयू शब्द का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट क्या होता है? असाइंड अमाउंट यूनिट से है जो डैश की सीमा निर्धारित करता है। दोस्तों, एएयू शब्द का संदर्भ आपको याद रखना है क्या होता है, इसका फुल फॉर्म असाइंड अमाउंट यूनिट। और ये जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को क्या करता है? निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई एक्स रेखा का नाम बताइए। दोस्तों, ये जो रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं खंडित पतली रेखा। क्या बोलते हैं? खंडित पतली रेखा बोलते हैं। इस प्रकार से आपको नजर आ रही होगी रेखा, इसे हम बोलते हैं खंडित पतली रेखा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में जो सही कथन है वो है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू बनता है। दोस्तों, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू बनता है वो कहाँ बनता है? तो फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर बनता है। क्या बनता है? फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर बनता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू। दोस्तों, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू जो है फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में तथा लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनाया जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन प्लेन को पारदर्शी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रोजेक्शन प्लेन को पारदर्शी माना जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, ये प्लॉटर जो है, प्लॉटर ये सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। दोस्तों, प्लॉटर सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। जो प्लॉटर है क्या है? प्लॉटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। बात करें मैग्नेटिक टेप के बारे में, एचडीडी के बारे में, मैग्नेटिक सस्पेंशन के बारे में, तो ये सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीमोस डैश होता है। दोस्तों, सीमोस जो होता है ये बैटरी चलित मेमोरी चिप होता है। क्या होता है? ये बैटरी चलित मेमोरी चिप होता है सीमोस। दोस्तों, सीमोस की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म है। ये इसका संक्षिप्त रूप है। यह बैटरी चलित मेमोरी चिप है जो मदरबोर्ड में प्रयोग की जाती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तृतीय श्रेणी के लीवर में प्रयास कहाँ स्थित होता है? दोस्तों तृतीय श्रेणी के लीवर में प्रयास जो होता है हम जानते हैं FLE से बात करना है। अब तृतीय श्रेणी का लीवर बोला है तो तृतीय श्रेणी के लीवर में एफर्ट जो होता है ना ये मध्य में होता है, तो जो प्रयास होगा वो कहाँ होगा? मध्य में स्थित होगा, मतलब आलंब और भार के मध्य में। कहाँ पे? फलक्रम और लोड के मध्य में स्थित होगा तृतीय श्रेणी के लीवर में प्रयास। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलंब और प्रयास के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों आलंब और प्रयास के बीच की दूरी को हम बोलते हैं प्रयास भुजा। क्या बोलते हैं? प्रयास भुजा बोलते हैं आलंब और प्रयास के बीच की दूरी को। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? दोस्तों दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ये विचार जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी उसी दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर आरोपित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्न में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो दोस्तों जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति जो है पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, ये जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। दोस्तों न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था अथवा विराम अवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्नगत कथन इसी नियम पर आधारित है। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थित रेखा से वक्र पर स्थित किसी बिंदु की लंबवत दूरी जो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है कि फोकस से इसकी दूरी समान होती है, वक्र कहलाता है। तो दोस्तों डैश स्थित रेखा से वक्र पर स्थित मतलब परवलय कहाँ पे? परवलय रेखा से वक्र पर स्थित किसी बिंदु की लंबवत दूरी जो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है कि फोकस दूरी से, मतलब परवलय की फोकस दूरी से इसकी दूरी क्या होती है? समान होती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस सांकव काट की नियता से बिंदु ए की दूरी तथा फोकस से बिंदु ए की दूरी एक समान हो उसे हम बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? उसे हम परवलय बोलते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोनों तलों XY रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य कहाँ प्राप्त होगा? दोस्तों दोनों तल XY रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य जो है ये XY रेखा पर ही प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा? XY रेखा पर। दोस्तों दोनों तल अर्थात XY रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य XY पर ही प्राप्त होगा तथा इस बिंदु का शीर्ष दृश्य भी XY रेखा पर ही प्राप्त होगा। चित्र में कोई बिंदु T XY रेखा पर स्थित है और इसका सम्मुख दृश्य एवं शीर्ष दृश्य T तथा T' तथा T है, तो ये जो होगा, जो इसका जो सम्मुख दृश्य होगा और शीर्ष दृश्य होगा वो कहाँ पे प्राप्त होगा? XY रेखा पर ही प्राप्त होगा, यदि दोनों तल XY रेखा पर स्थित हो तो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो रेखा ना तो क्षैतिज हो ना ही ऊर्ध्वाधर हो उसे कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आनत या फिर तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? आनत या तिर्यक रेखा। जो रेखा ना तो क्षैतिज होती है और ना ही ऊर्ध्वाधर होती है उसे हम बोलते हैं आनत या फिर तिर्यक रेखा। दोस्तों आनत या तिर्यक रेखा की बात करें तो जो रेखा ना तो क्षैतिज हो और ना ही ऊर्ध्वाधर हो, किसी कोण पर झुका हो, उसे आनत या तिर्यक रेखा हम बोलते हैं। क्षैतिज रेखा की बात करें जो रेखा भूमि की रेखा के समांतर हो, मतलब ये कोई भूमि है इस रेखा के समांतर है तो इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करें तो वह रेखा जो भूमि रेखा से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमारी भूमि रेखा है, और ऐसी जो रेखा होगी जो 90 डिग्री का कोण बनाती है इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है। दोस्तों एक घिरनी का यांत्रिक लाभ जो है ना, ये घिरनी के प्रकार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? घिरनी के प्रकार पर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। EPROM का अर्थ है, दोस्तों EPROM का फुल फॉर्म होता है क्या? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है EPROM का फुल फॉर्म है, मतलब अर्थ है। दोस्तों EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइंस तथा 32 डाटा लाइंस है। यदि यह माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट्स वाला ओप कोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा। दोस्तों एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइंस तथा 32 डाटा लाइंस है। यदि यह माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट्स वाला
ओप कोड प्रयोग करता है तो यह मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार जो होगा वो होगा 32 बिट्स। कितना होगा? 32 बिट्स होगा। दोस्तों यदि माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइंस तथा 32 डाटा लाइंस हो तथा यदि माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट वाला ऑप कोड प्रयोग करता है तो उस मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार जो होगा वो 32 बिट होगा। क्या होगा? 32 बिट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व इसे हम बोलते हैं। दोस्तों जड़त्व जो है बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यह विरामावस्था में ही रहेगी और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो दोस्तों एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में क्या करे? मदद करे। दोस्तों जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उपरोक्त वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि वस्तु की गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी एवं यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। एक ऊंची छलांग लगाने वाला छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जड़त्व जानते हैं किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों कंप्यूटर की बूटिंग के लिए हमें जो आवश्यकता होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालता है तथा सॉफ्टवेयर के उपयोग के लायक बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बूटिंग कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग जो है कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीन भाषा में बदल देता है? तो उसे हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है ना, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है। निम्न में से कौन सपाट चित्र हेप्टागोन है? हेप्टागोन की बात किया तो हमको पता है हेप्टागोन में 7 भुजाएं होती है। अब 7 भुजाएं देखिए, इसमें तो 1 2 3 4 5 भुजाएं है, तो ये तो हेप्टागोन हो नहीं सकता, ये तो पंचभुज है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सी वाला ही जो है ये क्या है? हमारा सी वाला जो है ये है हेप्टागोन। सप्तभुज, सप्तभुज मतलब 7 भुजा। अब देखिए 7 भुजा दिख रही है कि इसमें 1 2 देख लेते हैं कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो चित्र सी वाला, कौन सा वाला? चित्र सी वाला जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? दोस्तों चित्र सी में प्रदर्शित बहुभुज एक सप्तभुज है, मतलब हेप्टागोन है। सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग 900 डिग्री होता है। सप्तभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128.57 डिग्री होता है और सप्तभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 51.5 डिग्री होता है। तो ये सारी बातें आपको हेप्टागोन के बारे में याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में डैश होते हैं। दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युतीय घटक होते हैं, संयोजी तार होते हैं, सेल बैटरी और प्लग कुंजी, ये सभी जो है विद्युतीय परिपथ में होते हैं। दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल और प्लग कुंजी होते हैं। जब किसी परिपथ में डायोड, ट्रांजिस्टर या आईसी आदि लगे होते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहा जाता है, जो कि विद्युत परिपथ का ही एक रूप है। विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख के रागा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत परिपथ कनेक्शन जो है दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। दोस्तों सामान्यतः प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित पुल्ली को सॉफ्ट पर चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है।
तो दोस्तों चित्र में प्रदर्शित पुली को सॉफ्ट पर चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली डिवाइस का नाम है, उसे हम बोलते हैं फीडर की। क्या बोलते हैं? फीडर की बोलते हैं। दोस्तों चित्र में प्रदर्शित पुली को सॉफ्ट पर चलाने या सरकाने के लिए फीडर की का प्रयोग किया जाता है। फीडर की का प्रयोग वहां किया जाता है जहां सॉफ्ट व हब में पश्चाग्र गति आवश्यक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो वो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस है जिसे हंसाने वाली गैस भी हम कहते हैं। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसे लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग बेहोश करने के लिए निषेचक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को कहा जाता है। दोस्तों लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को हम बोलते हैं क्या? एक्स सीटू संरक्षण। क्या बोलते हैं? एक्स सीटू संरक्षण। दोस्तों लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक तथा अन्य जीव सफारी पार्क आदि इसी विधि के अंतर्गत आते हैं। एक्स सीटू संरक्षण जीवों और उनके वातावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करता है। जंतु और प्राणी उद्यानों में मनोरंजन के साथ साथ प्राणियों के प्रति लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इससे वे इन जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर के। तो m का मान कितना है? 10, v का मान कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25। 2 से काट देंगे 5 बार में, 25 5 125। तो 125 जूल ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घर्षण नगण्य है, इसमें हमको मानना है। दोस्तों हमसे क्या बोला है? धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी थी? 400 जूल थी। तो हमें ऊंचाई से पूछा गया था किस ऊंचाई से गिराया गया है। दोस्तों जो h मीटर ऊंचाई पर पिंड में निहित स्थितिज ऊर्जा होगी ना, वो पृथ्वी पर उसकी गतिज ऊर्जा के इसमें क्या होगी? बराबर होगी। तो हम जानते हैं पृथ्वी की गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर बराबर h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? mgh होता है। अब जो गतिज ऊर्जा है इसका मान कितना है हमारे पास में? 400 जूल है। और m का मान कितना है हमारे पास में? 2 है। g का मान 10 है और h हमको निकालना है। तो काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 से काट देंगे 20 बार में, तो ऊंचाई जो आएगी वो 20 मीटर निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हेक्सागोनल हेड बोल्ट का प्रयोग डैश। दोस्तों हेक्सागोनल हेड बोल्ट का प्रयोग जो है हम साधारण कार्यों में करते हैं। कहाँ करते हैं? साधारण कार्यों में। दोस्तों हेक्सागोनल हेड बोल्ट का प्रयोग साधारण कार्यों ऑटोमोबाइल में अधिकतर किया जाता है। इस प्रकार के बोल्ट का हेड षटभुजी होता है तथा साइज में कुछ छोटे बनाए जाते हैं और चूड़ी पिच भी कम रखी जाती है इस बोल्ट की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर मतलब एरिया मीटर है? तो दोस्तों ये है हमारा पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब जो है ये प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। ठीक है दोस्तों, पिटॉट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी मापी वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। रोटामीटर की बात करें तो रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। और तप्त तार एनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने 10 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने 8 वर्षों से अधिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10 से 50% की दर से लगेगा। इस टैक्स का उद्देश्य पुराने वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मल्टीमीटर में होता है। दोस्तों मल्टीमीटर में क्या होता है? तो मल्टीमीटर में क्या होता है? वोल्टमीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है, ओम मीटर भी होता है। ये तीनों ही जो है मल्टीमीटर में होता है। दोस्तों मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर या
बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापन किया जा सकता है। जैसे धारा का मापन किया जा सकता है, वोल्टता का मापन किया जा सकता है, प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है, कंटिन्यूटी का चेक की जा सकती है। इससे आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है? दोस्तों मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं जो है ये 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी होती है। कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर में एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर दो स्केल एक गोल प्रोटेक्टर जैसे भाग पर जुड़े होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभियांत्रिकी रेखाएं अनेक प्रकार की है। फ्रेंच कर्व से खींची गई रेखा है। दोस्तों फ्रेंच कर्व से खींची गई रेखा जो होती है ना, वो वक्र रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? वक्र रेखा। दोस्तों फ्रेंच कर्व से खींची गई रेखा एक वक्र होता है। फ्रेंच कर्व एक अनियमित आकार का होता है तथा इसके द्वारा अनियमित आकार के वक्र खींचे जाते हैं। फ्रेंच कर्व का उपयोग तभी किया जाता है जब आकृतियों का आरेखन किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो दोस्तों नकारात्मक त्वरण जो है ये वेग की दिशा के क्या होता है? विपरीत होता है। दोस्तों नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक तथा घटने पर त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जिसे हम ऋणात्मक त्वरण या फिर मंदन कहते हैं। तो ये चीज याद रखना, जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है और यदि घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मंदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित है? दोस्तों अम्ल वर्षा से संबंधित है NH3। NH3 जो है ये अम्ल वर्षा से संबंधित है, मतलब नहीं है, संबंधित नहीं है पूछा है दोस्तों। तो NH3 मतलब अमोनिया जो है ये अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। NO की बात करें, NOT की बात करें, SO2 की बात करें तो ये अम्ल वर्षा से संबंधित है। NH3 जो है ये अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। दोस्तों वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, क्लोरीन व फ्लोरीन गैसों की वृद्धि वर्षा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर वर्षा जल को अम्लीय बना देती है। अम्ल वर्षा का जल धरती पर वनस्पतियों एवं संगमरमर की इमारतों को बुरी तरह प्रभावित करता है। NH3 अमोनिया का संबंध अम्ल वर्षा से नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय के। अंतिम वेग कितना है? 36 है, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 18 है, बटे समय कितना है? 5 है। तो 36 में से 18 गए तो 18 बटे 5 आ गया। अब ये तो किलोमीटर में है तो हमको मीटर में निकालना है, तो 5 बटे 18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से 18 कर जाएगा, 5 से 5 कर जाएगा। तो त्वरण कितना निकल के आएगा हमारा? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व व लाभ है? दोस्तों मुक्त हस्त चित्रण का जो महत्व व लाभ है, यह अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्याख्या करता है। मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है। यह विचारों के सृजन में बहुत उपयोगी होता है। ये सभी जो है ये मुक्त हस्त चित्रण के महत्व व लाभ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता या फीचर टेक्स्ट को उसके बीच से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है? तो इसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं इसे? हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। दोस्तों MS वर्ड की फीचर टेक्स्ट को उसके बीच से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है, इसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय SI इकाई है? तो दोस्तों चाल की अंतरराष्ट्रीय SI इकाई है वो है मीटर प्रति सेकंड। क्या है? मीटर प्रति सेकंड जो है ये चाल की अंतरराष्ट्रीय SI इकाई है। दोस्तों किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय के होता है। और चाल की SI इकाई क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो दोस्तों वह दो भौतिक राशियां जिसकी इकाई एक ही है वह है हमारी कौन सी? बी और डी। बल और उत्क्षेप बल और बल और भार, इन दोनों की इकाई क्या होती है? एक होती है। दाब की इकाई क्या होती है दोस्तों? पास्कल होती है। भार, बल, उत्क्षेप की इकाई क्या होती है? न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गति की इकाई क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बी और डी दोनों ही क्या हमारे विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन
किसे दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है? दोस्तों मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन जो है ये कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। किसे? कटिंग प्लेन लाइन को। दोस्तों मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये जो आपको दिख रही है ये ही है मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए व्यू को पहचानिए। दोस्तों ये जो व्यू है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं ऑब्लिक व्यू। क्या बोलते हैं इसे हम? ऑब्लिक व्यू। ये जो चित्र है ये किसका है? ऑब्लिक व्यू का है। दोस्तों चित्र में वस्तु का ऑब्लिक व्यू दिखाया गया है। इसका एक फलक प्रोजेक्शन तल के समांतर है, दूसरा फलक लंबवत है एवं तीसरा फलक प्रोजेक्शन तल से झुका हुआ है। तो ये क्या है? हमारा ऑब्लिक व्यू है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है? दोस्तों ये जो चिन्ह है ये आता है हमारा मैंडेटरी साइन के अंतर्गत। किसके? मैंडेटरी साइन के अंतर्गत। दोस्तों इस प्रकार के चिन्हों को देखकर हमें सुरक्षा संबंधी कार्य की याद आ जाती है, अर्थात यह हमें कार्य करने से पहले या बाद में अपनाई जाने वाली सुरक्षा के बारे में याद दिलाते हैं। जैसे आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहने, पैरों की सुरक्षा के लिए जूते आप पहने, ये सभी जो है ये मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आप एमएस वर्ड में Ctrl+A कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं? दोस्तों Ctrl+A से क्या किया जाता है? तो Ctrl+A से फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम Ctrl+A का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। तो दोस्तों बैटरी जो होती है ना ये चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मददगार होती है। दोस्तों बैटरी चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। बैटरी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो कि बहुत सारे सेल्स को जोड़कर बनाई जाती है। सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं? बदल देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है तो इस प्रक्रिया में रूपांतरक किस प्रकार का होता है? दोस्तों एक बैटरी जो है किसी बल्ब को प्रकाशित करती है तो इस प्रक्रिया में जो रूपांतरण होता है वो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है जब एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है तब। दोस्तों एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है तो इस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण हैं जैसे विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो या विद्युत जनित्र की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।